हेलो छात्रों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपने और हमने दोनों ने एक योजना बनाई थी कि बाकी बचे हुए टाइम को, जो जून का माह है, यदि हम इसका भी उपयोग करें, तो उस योजना के तहत हमने कहा था कि मल्टीपल क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन पर डे हम रात को 8 बजे के आसपास रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, ताकि वो अपने पुराने चैप्टर्स जो पहले से पढ़ चुके हैं उनको भी जांचें और जो नए चैप्टर हमारे जुड़ने हैं उनके बारे में भी हम पढ़ें। तो उसी सीरीज़ को चालू करते हुए यह चैप्टर स्टार्ट किया गया है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपनी रफ कॉपी में उसके आंसर को लिखना है। जैसे ही आंसर यहाँ से अनाउंस होगा, हम उस आंसर को मैच करेंगे और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने अपने स्कोर को सेंड करना है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हीरास की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है संपत्ति के मूल्य में कमी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ह्रास स्थायी प्रकृति का होता है। डेप्रिसिएशन इज ऑफ परमानेंट नेचर। ह्रास गैर नगद व्यय है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। कुछ टाइम हमें अपने आप को देना है, चारों ही ऑप्शनों को पढ़ना है और अपने कॉपी पर उसका आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया है। संपत्ति के मूल्य में कमी ह्रास की विशेषता है। ह्रास स्थायी प्रकृति का होता है, स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, यह भी ह्रास की विशेषता है। ह्रास गैर नगद व्यय है, यह भी ह्रास की विशेषता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना है। ह्रास लगाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक लाभ की गणना, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। सेकंड ऑप्शन है सत्य वित्तीय स्थिति दर्शाना, शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। कर में कमी करना, डिक्रीज इन टैक्स। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शनों को हम ध्यान से देखना है और जो सही आंसर हमें लगना है उसे हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक लाभ की गणना करना ह्रास का उद्देश्य है। सत्य वित्तीय स्थिति दर्शाना, यह भी ह्रास का उद्देश्य है। कर में कमी करना, यह भी ह्रास का उद्देश्य है। इस प्रकार ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। स्थायी संपत्ति पर ह्रास व्यवसाय के लिए है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स फॉर बिजनेस इज लॉस, प्रॉफिट, इनकम, नन ऑफ दीज। चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, अपने आंसर को अपनी कॉपी पे लिखना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स फॉर बिजनेस इज, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास। जैसा कि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू को हम P&L अकाउंट की 2 साइड में डालते हैं और P&L अकाउंट में हम लॉस या एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं डेबिट साइड में, इसलिए डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखना है, किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन विच एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर।
ये जो गैपिंग आपको दी जाती है वो केवल इसीलिए है कि हमें इतना टाइम मिले कि हम उसका आंसर लिख लें। तो इसका आंसर है स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि आप जानते हैं कि हिरास की गणना फिक्स एसेट्स पर की जाती है। भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर तीनों ही फिक्स एसेट्स हैं, जबकि स्टॉक हमारा फिक्स एसेट्स नहीं होता। तो फिक्स एसेट्स पर ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिरास लगाए जाने का कारण है। द कॉज ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, संपत्ति के बाजार मूल्य में कमी, श्रिंकेज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, उपयोग होने व समय व्यतीत होने के साथ संपत्ति के मूल्य में कमी, श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ यूजेज एंड पासेज ऑफ टाइम, इन्फ्लेशन, नन ऑफ द अबव। हिरास लगाने के कारण हमने सभी ने पढ़े हैं, उन कारणों में से हमें अपने कारण को ढूंढना है। तो बी ऑप्शन को हमें देखना है ध्यान से, उपयोग होने व समय व्यतीत होने के साथ संपत्ति के मूल्य में कमी। आपने अपने कारणों में पढ़ा है कि निरंतर उपयोग होने के कारण या समय व्यतीत होने के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखना है, हिरास संपत्ति के मूल्य में डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज, स्थायी कमी है, अस्थायी कमी है, मौसमी कमी है, इनमें से कोई नहीं। परमानेंट डिक्रीज, टेम्परेरी डिक्रीज, सीजनल डिक्रीज, नन ऑफ दीज। आंसर आप सभी ने लिख लिया है, स्थायी कमी, परमानेंट डिक्रीज, क्योंकि आप जानते हैं कि स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, इसलिए इसकी कमी स्थायी कमी मानी जाती है। हिरास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, चालू संपत्ति पर, काल्पनिक संपत्ति पर, स्थायी संपत्ति पर, अमूर्त संपत्ति पर। करंट एसेट्स, फिक्सेशियस एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हिरास की गणना स्थायी संपत्ति पर की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, हिरास प्रक्रिया है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, संपत्ति के मूल्यांकन करने की, वैल्यूशन ऑफ एसेट्स, संपत्ति की लागत के बंटवारे की, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति के मूल्यांकन एवं लागत के बंटवारे की, वैल्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी ऑप्शन हमारा सही है, संपत्ति की लागत के बंटवारे की। यदि हम इसके सारे ऑप्शनों को देखें, संपत्ति के मूल्यांकन करने की, संपत्ति का मूल्यांकन करने का प्रोसेस डेप्रिसिएशन है, संपत्ति की लागत के बंटवारे की के प्रोसेस, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम कॉस्ट वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट इसकी कॉस्ट वैल्यू पर पड़ता है, इसलिए संपत्ति की लागत के बंटवारे की यह एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, स्थायी किस पद्धति में हिरास लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड, संपत्ति के क्रय मूल्य पर, संपत्ति के अंतिम शेष पर,
संपत्ति खाते के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर। ऑन द परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स, ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ऑन ईच ईयर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट्स। जैसा कि हमने पढ़ा है, स्थायी किस पद्धति में ह्रास लागत मूल्य पर लगाया जाता है। लागत मूल्य और क्रय मूल्य यदि अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब दोनों को एक समान मान लिया जाता है, इसलिए संपत्ति का क्रय मूल्य ही उसका लागत मूल्य माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज कैलकुलेटेड। संपत्ति के क्रय मूल्य पर, ऑन द परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स, संपत्ति खाते के अंतिम शेष पर, ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स, संपत्ति खाते के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर, ऑन ईच ईयर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स, संपत्ति के बाजार मूल्य पर, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट्स। पहले हमने बात की थी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की, अब बात है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की कि उसकी गणना हम डेप्रिसिएशन की किस वैल्यू पर करते हैं। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। संपत्ति के क्रय मूल्य पर नहीं की जाती, संपत्ति के क्लोजिंग बैलेंस पर नहीं की जाती और ना ही इसके मार्केट वैल्यू पर की जाती है। आप जानते हैं कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में बैलेंसिंग फिगर पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। संपत्ति खाते के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर टू बैलेंस बीडी जो हमारा आता है, हम उसी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। वर्ष के अंत में ह्रास लगाने पर डेबिट होगा। जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते हैं तब हम किसे डेबिट करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो टाइम की गैपिंग है वो केवल इसी चीज़ के पर्पज़ से है कि आप अपना आंसर सफिशेंट टाइम में लिख सकें। आपने अपना आंसर दे दिया है। ह्रास लगाने की जब हम एंट्री बनाते हैं तो हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ह्रास लगाना है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज अनिवार्य कंपलसरी, स्वैच्छिक, वॉलंटरी, संपत्ति की स्थिति पर आधारित, डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ एसेट्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 में ए ऑप्शन हमारा सही है, कंपलसरी है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना कंपलसरी होता है, अनिवार्य रूप से इसे स्वीकार किया जाता है। 13 क्वेश्चन को देखना है। निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? विच वन इज नॉट द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास का कौन सा कारण नहीं है? इस चीज़ पर थोड़ा हम इंडिकेट करते हैं कि कारण है या कारण नहीं है। यदि कारण नहीं है तो हमें इसके जस्ट अपोजिट सोचना होता है। समय व्यतीत होने पर, मूल्य उच्चवाचन, अप्रचलन, उपयोग अथवा सामान्य टूट फूट। सभी को ऑप्शनों को ध्यान से देखना है और अपना आंसर अपनी कॉपी पर लिखना है। टाइम पासिस
आप भी जानते हैं कि यह डेप्रिसिएशन का कारण है। ऑब्सोलेंसेस, अप्रचलन, यह भी हमारा ह्रास का कारण है। संपत्ति का निरंतर उपयोग करना तथा टूट फूट हो जाना, वो भी हमारा कारण है। दुर्घटनाग्रस्त होती है, टूट फूट होती है, तो वो हमारे डेप्रिसिएशन के कारण बनते हैं। पर मूल्य उच्चवाचन, प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि उसके मूल्य में उतार चढ़ाव होते हैं। संपत्ति के मूल्य में कभी संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, कभी संपत्ति का मूल्य घटता है। तो इसमें केवल मूल्य घटने की बात ही नहीं की जाती, इसमें मूल्य बढ़ने की बात भी की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे डेप्रिसिएशन का कारण नहीं मानते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखें। किस पद्धति में ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष नहीं बदलती है? अंडर विच मेथड इन ईच ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स अनचार्ज्ड? ए ऑप्शन में है स्थायी किस पद्धति, घटती शेष पद्धति, उपरोक्त दोनों पद्धतियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ें। किस पद्धति में ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष नहीं बदलती है? ये नहीं शब्द का होना हमारे पूरे सेंटेंस के सेंस को बदल देता है, इसलिए हमने वो सवाल को दोबारा पढ़ा है। किस पद्धति में ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष नहीं बदलती है? यदि कहता है बदलती है, तब तो हमें पता है कि क्रमागत ह्रास पद्धति या घटती शेष पद्धति हमारी, जिसमें प्रत्येक वर्ष की ह्रास की राशि अलग अलग होती है, और ये कह रहा नहीं बदलती है। तो ऐसी कंडीशन में स्थायी किस पद्धति, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एक ऐसा मेथड है जिसमें ह्रास की राशि समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 15। ऐतिहासिक लागत में से ह्रास घटाने के बाद संपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नोन एज फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नेट रिलीजेबल वैल्यू। कुछ क्वेश्चन हमें नहीं दिखाई देंगे, उनसे भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपने अपना आंसर चूज कर लिया है। बाजार मूल्य इसका सही आंसर है। पुस्तक मूल्य, मैं गलत बोल गया था। मार्केट वैल्यू ना होकर बुक वैल्यू इसका सही आंसर है, क्योंकि बुक वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो पुस्तक मूल्य बराबर संपत्ति का लागत मूल्य माइनस ह्रास का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखना है। ह्रास की सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत वार्षिक ह्रास की राशि अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ अर्ली डेप्रिसिएशन बराबर रहती है, रिमेन्स द सेम, बढ़ती घटती रहती है, प्रत्येक वर्ष के बाद बढ़ती है, प्रत्येक वर्ष के बाद घटती है। तो आपको पता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष बराबर रहती है। आज की सीरीज में 16 क्वेश्चनों को शामिल किया गया था, जिससे कि हम अपने आप की जांच कर सकें कि वास्तव में हमने इस चैप्टर को कितना पढ़ा है, कितना समझा है, और हमें आगे कितना और पढ़ना चाहिए। 16 क्वेश्चनों की सीरीज़ को रखा गया था, और आगे न्यूमेरिकल पोर्शन की सीरीज भी इसी से स्टार्ट करनी है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने स्कोर को सेंड करें कि कितने कितने हमने गेन किए हैं। धन्यवाद।